हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 11 मार्च 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको जो मणिपुर का विवाद है वो वापस से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कोशिश ये करी गई थी पिछले दिनों के अंदर कि फ्री मूवमेंट को हम वापस यहाँ पे रिज्यूम करें, बट आप नोटिस कर पाओगे कि जो कुकीज जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया एंड यहाँ पर एक क्लैश देखने को मिला विद द सिक्योरिटी फोर्सेस 8 मार्च को। एंड उसके बाद से यहाँ पर जो हाईवेज हैं वो अभी भी ब्लॉक्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इस पर्टिकुलर क्लैश के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ भी हुई एंड 40,000 लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे कोशिश डेफिनेटली चल रही है कि किस तरह से वापस से नॉर्मेलिटी आए, बट अभी भी कुछ कंसर्न्स यहाँ पे बचे हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसके अंदर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ थोड़े ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स यहाँ पे उन्होंने बोल दिए। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के जो एमपीज थे एंड इवन तमिलनाडु के लोगों की तरफ ऐसा लगा कि शायद वो इंक्लाइंड थे थोड़े, जो नेगेटिव वर्ड्स थे। तो बाद में इन्होंने उसके ऊपर जो अपने ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स थे उसको यहाँ पे विड्रॉ किया। कई बार ऐसा देखा गया है पार्लियामेंट के अंदर कि काफी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, कि गुस्से के अंदर या जो हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर काफी सारे ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो शायद नहीं बोलने चाहिए। बट इट इज इम्पोर्टेंट कि एक पार्लियामेंट की एक गरिमा होती है उसको मेंटेन किया जाए, राइट। तो इस तरह के इंसिडेंट्स ना ही हो तो उतना अच्छी बात है। दोस्तों, डेट है आज की 11 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ एंड अंडरस्टैंड करते हैं माधव नेशनल पार्क के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर आपको 58th टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। इसको डिक्लेयर किया गया है बाय द सेंटर एज द न्यू टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो अब आज के समय देश के अंदर आपको 58 टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की, तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के थोड़ा नदन साइड में ही, ठीक है, वहां पर आपको माधव नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा इन द शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट इन चंबल रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश। एंड अगर आप थोड़ी इसकी हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो आप नोटिस कर पाओगे ये पार्क वॉज द हंटिंग ग्राउंड ऑफ वेरियस मुगल एम्परर्स एंड महाराजा ऑफ ग्वालियर। 1958 में इसको नेशनल पार्क का यहाँ पे स्टेटस दिया गया। आज के समय यहाँ पे टोटल आपको 5 टाइगर देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 कब्स का अभी रिसेंटली बर्थ हुआ है। ठीक है, बहुत ही जल्द ऐसा भी बताया जा रहा है कि 2 और टाइगर्स को यहाँ पर इस रिजर्व के अंदर यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। आपको 2 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक, देखो, माधव नेशनल पार्क है तो माधव सागर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है इस पर्टिकुलर पार्क के सदर्न साइड में जो है। इसके अलावा एक साख्या सागर या कुछ लोग इसको संख्या सागर के नाम से भी जानते हैं। दरअसल में संख्या सागर को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2022 के अंदर। वो इसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो पार्क है ये कैचमेंट एरिया फॉर्म करता है सिंध रिवर का। ठीक है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी यमुना रिवर की आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अंदर आप नोटिस कर पाओगे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि विंध्यन सिस्टम को यहाँ पे पार्ट उसका बनती है। इसके साथ साथ वेजिटेशन की बात करें तो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस मिक्स फॉरेस्ट और ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही साथ कुछ हर्बीवोर्स की बात करें, नील गाय, चिंकारा एंड कार्निवोर्स, लेपर्ड, वॉल्फ, जैकल, फॉक्स, ये सब मोस्टली आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों, नेशनल पार्क तो ये 1958 में ही डिक्लेयर हो गया था। अब इसको यहाँ पर टाइगर रिजर्व का भी दर्जा मिल चुका है। एंड जब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि इसको नोटिफाई किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि जो इसका रिकमेंडेशन होती है या एडवाइस होती है वो एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा ये एडवाइस दी जाती है टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंगली फिर वो नोटिफाई कर देते हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ये हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, मैं बात करूं अगर एनटीसीए की, तो आपको ध्यान में पहली बात तो ये रखनी है कि एक स्टेचुटरी बॉडी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डब्ल्यूपीए के अंतर्गत आपको इसको स्टैब्लिश किया गया था 2006 के अंदर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड साथ ही इसके जो चेयरपर्सन है वो आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर ही होते हैं। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर प्रधानमंत्री जी हैं या एनवायरमेंट फॉरेस्ट के मिनिस्टर हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना एनबीडब्ल्यूएल की, यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसके तो चेयरपर्सन आपको प्रधानमंत्री जी देखने को मिल जाएंगे। पर अगर एनटीसीए की हम बात करें, यहाँ पर चेयरपर्सन एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर ही आपको देखने को मिलते हैं। और वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं एनटीसीए के? वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन MOEFCC, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। इसके अलावा 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटरी हो गया एंड साथ साथ 3 डेजिग्नेटेड मेंबर्स इसके आपको मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर मैं टाइगर की इन जनरल बात करूं, तो आप जानते ही होंगे टाइगर जो है वो भारत की
फ्लैगशिप स्पीशीज है एंड साथ साथ इसको नेशनल एनिमल का दर्जा भी यहाँ पे मिला हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड टाइगर्स हैं वो इंडिया में ही पाए जाते हैं, लगभग दुनिया का 75%। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, इन देशों के अंदर आपको टाइगर देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग इकोसिस्टम को ये यहाँ पे आपको पार्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे माउंटेन्स में भी देखने को मिलते हैं, मैनग्रोव स्वैम्प में भी, ग्रासलैंड्स, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है, एवरग्रीन में भी, शोला फॉरेस्ट में भी। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि सॉलिटरी होते हैं, अकेले थोड़ा रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, टेरिटोरियल होते हैं, जैसे इनका एक इलाका होता है। हालांकि एक अडल्ट मेल की जो टेरिटरी होती है उसके अंदर आपको 2 से 7 फीमेल टेरिटरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी हर टाइगर का स्ट्राइप पैटर्न काफी यूनिक होता है, ठीक है, अलग होता है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स जैसे मैच नहीं ना करते किसी इंसान के, उसी तरह से इनके जो स्ट्राइप पैटर्न्स होते हैं वो भी यूनिक देखने को मिल जाएंगे। कई बार आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी इनकी स्विम करते हुए की, तो बहुत ही अच्छे स्विमर्स आपको ये देखने को मिल जाते हैं। बाकी इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है एंड WPA के अंदर शेड्यूल 1 में एंड साइट्स में अपेंडिक्स 1 में देखने को मिल जाएंगे। आई नो थोड़ी फैक्चुअल चीजें थी, बट देखो यार, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन इसी तरह से फैक्चुअल नेचर के ही ज़्यादातर आते हैं, तो हमें उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, थोड़ा कई चीज़ें याद करनी हमारी लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने भी टीवी के ऊपर ये ऐड देखी होगी, बहुत बार आती रहती है इनके रिगार्डिंग, राइट। तो ये जो ऐड थी विमल पाल मसाला की, तो इसके रिगार्डिंग ना जो आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन है, उसने यहाँ पर इन तीनों एक्टर्स के अगेंस्ट नोटिस इशू किया है अलॉन्ग विद विमल पान मसाला का जो मैन्युफैक्चरर है। देखो, एक्चुअल में ना थोड़ी गलत एडवर्टीजमेंट दी जा रही है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है, जैसे दाने दाने में है केसर का दम, ये एक गलत एडवर्टीजमेंट है। बाकी देखो, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ऐसा बताया जा रहा है कि हेल्थ को काफी नुकसान होता है एंड इवन कैंसर वगैरह हो सकता है, ऐसा कंप्लेंट के अंदर लिखा गया है, राइट। पर लोग कहीं ना कहीं इसको कंज्यूम करते रहते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट करते हैं एंड जो एडवर्टीजमेंट है अपने आप में ये काफी ज्यादा मिसलीडिंग है। तो काफी ये मुद्दा बन गया है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या कानून है हमारे यहाँ पे इसके पीछे। देखो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट यही होती है, या तो जो फेक होती हैं या लोगों को, कंज्यूमर्स को गलत जानकारी देती हैं, एंड ऐसे केस में उनके ऊपर फाइन हो सकता है या इनफैक्ट जेल भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग जानते होंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। उन्होंने जब कहा ना कि कोरोनिल ऐसी है, उन्होंने एक दवा बना ली है, एक ट्रीटमेंट बना लिया जिससे कोविड-19 क्योर होगा, तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट किया था पतंजलि आयुर्वेद को कि भाई ऐसे कुछ भी मत बोलते रहो, कुछ क्लेम करो, कुछ तब जाके है, ठीक है, कुछ आपको उसका दिखाओ, कोई प्रूफ दिखाओ। कोई प्रूफ नहीं है आपके पास और इस तरह की आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट करते रहते हो, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हो, राइट। इसके अलावा हमारा दोस्तों जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा 2019, उसने भी यहाँ पर स्ट्रिक्ट मेजर्स बता रखे हैं इसके अगेंस्ट। जैसे सेक्शन 35 है उसके अंदर, जो बात करता है कि कोई भी फेक गुड्स या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आप नहीं कर सकते। कुछ फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होंगी तो वहां पर उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट भी कोपरा एक्ट के अंतर्गत गिवन है। अलग अलग बॉडीज भी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक ASCI, एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये नॉन स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल है, 1985 के अंदर जो बनाया था, एंड ये इंश्योर करता है कि एडवर्टीजमेंट सही हो। बाकी जो कोपरा एक्ट मैंने आपको बताया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के अंतर्गत CCPA बनती है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये भी इंश्योर करती है कंज्यूमर्स के राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहें। और भी बहुत सारे कानून हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BIS रेगुलेशंस है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट हो गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज हो गया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इस तरह से सिगरेट्स एंड अदर टबाकू प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इस तरह से आपको आपको जो अलग अलग कानून है, लेजिस्लेशन है, देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक बॉडी आपको जो पता होगी, NCDRC, ये क्या है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन। ये जो आपका कोपरा एक्ट है ना 1986 का, उसके अंतर्गत बनाई गई थी। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ कि कोपरा एक्ट आया तो 1986 में था, पर वो बहुत ही पुराना एक्ट हो गया था, तो हमने इसको अमेंड किया 2019 के अंदर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बहुत सारी चीज़ें 2019 के एक्ट में ऐड की थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सर्विसेज का देखा, हमने ई-कॉमर्स को यहाँ पे ऐड किया, राइट। तो अकॉर्डिंगली 2019 का एक्ट अकॉर्डिंगली हमने अमेंड किया 2019 में आके, राइट। तो ये जो बॉडी थी NCDRC, ये 1988 में बनती है एंड कोशिश यही है कि जो भी आपके कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं उनका एक प्रॉपर ढंग से निपटारा हो पाए स्पीडी तरीके से अंदर। एंड इसको जो हेड करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के या तो रिटायर्ड या सिटिंग जज उसके हेड करते हैं, या फिर इनकी जगह के ऊपर आपका रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं हाई कोर्ट के। एक्चुअली हमारे पास द स्टेट कमीशन भी हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम्स भी हैं, उनकी ही जो अपील्स जाती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पर डिस्प्यूट वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा का होता है। ऑन एंड अगर मान लीजिए आप NCDRC के ऑर्डर से खुश नहीं हैं,
तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कवर्ड हैं, गुड्स भी, सर्विसेज भी, एंड एक कंज्यूमर भी यहाँ पे फाइल कंप्लेंट कर सकता है। एंड उसके अलावा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, कोई कंज्यूमर एसोसिएशन है वो कर सकती है, या मल्टीपल कंज्यूमर भी कर सकते हैं। एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो नई दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं यूनेस्को का TWAS अवार्ड। पहले समझते हैं कि आखिर ये TWAS अवार्ड है क्या। TWAS स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज अवार्ड। इसको 1985 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, ताकि किसी ने, मान लीजिए ग्लोबल साउथ आप जानते होंगे, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, वहां पर कोई बहुत ही अच्छी साइंटिफिक रिसर्च करता है ना, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज। और ये अवार्ड मिलता है हर 2 साल बाद। ठीक है, इट्स अ बाइनियल अवार्ड। यहाँ पर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने पिछले कम से कम 10 साल में जो डेवलपिंग कंट्री में रह रहा है उसने अच्छा काम किया है। ध्यान रखना, डेवलपिंग कंट्री में रह रहा होना चाहिए कम से कम 10 साल के लिए, उसी को यहाँ पे अवार्ड मिल सकता है। और यहाँ पर ना 9 फील्ड्स गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर साइंसेज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ, इस तरह से अलग अलग फील्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ये टोटल 9 फील्ड्स हैं, इनमें किसी ने अच्छा काम किया हो उसको मिलता है। अब इस बार ये जो अवार्ड मिला है ना, ये भारत के जो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जी हैं इनको मिला है। दरअसल में अगर आप नोटिस करेंगे इनके बारे में, तो IIT कानपुर के अंदर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके चेयर प्रोफेसर आपको जो सुमन चक्रवर्ती सर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनको जो मिला है उसमें इन्होंने डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने ओरल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए ओरो स्क्रीन बनाया है। उसके अलावा कोविड-19 को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए कोविड ऐप बनाया है। उसके साथ ही साथ जो वेजाइनल पीएच होता है महिलाओं के अंदर, उसको मतलब उसको मेजर करने के लिए, उसको एक्यूरेटली टेस्ट करने के लिए प्रीपैप क्यूआर यहाँ पे बनाया गया इनके द्वारा। उसके साथ ही साथ हीमो क्यूआर, ये एनीमिया को स्क्रीन करने की टेक्नोलॉजी है। उसी तरह से यहाँ पर ये टीबी को भी यहाँ पे जल्दी डिटेक्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इनको ऑलरेडी जेसी बोस नेशनल फेलोशिप इनको मिली हुई है। एंड ये IIT खड़गपुर, सॉरी मैंने आई थिंक IIT कानपुर बोल दिया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। इनको IIT जो खड़गपुर है उसके आपको ये चेयर प्रोफेसर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन को मिला है, तो इट बिकम्स डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कोच राग बॉन्शीस की। देखो एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगी इन असम, नॉर्थ बंगाल एंड ईस्टर्न बिहार। उसके साथ ही साथ हमारे कुछ नेबरिंग कंट्री जैसे नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के अंदर भी आपको एक कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इनके अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ ना, तो आप ये वर्ड समझ पाए होंगे, राजबोंगशीस। दरअसल में वो वर्ड क्या है, रॉयल कम्युनिटी ही है। ये दरअसल में कोच डायनेस्टी के साथ खुद को यहाँ पे रिलेट करते हैं। तो इनका काफी अच्छा खासा कल्चर हेरिटेज रहा है, खुद की अपनी लैंग्वेज भी है। और ये राजबोंगशी या राजबंशी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको कमतापुरी, ठीक है, गोलपरिया, ठीक है, ताजपुरी, ये सेम ही नाम है लैंग्वेज के ऊपर। और ये जो रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे ना, वो एनिमिज्म को प्रैक्टिस करते थे। एनिमिज्म का मतलब होता है जिसमें आपकी स्पिरिचुअल सेंस को यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मानता है कि पेड़ के अंदर या एनिमल के अंदर, रॉक के अंदर या वेदर, ह्यूमंस, इन सब के अंदर ऐसे भगवान होता है। ऑल थिंग्स हैव अ स्पिरिचुअल एसेंस, उसको एक तरह से एनिमिज्म कहा जाता है। बाद में जाके इन्होंने हिंदुज्म यानी कि सनातन धर्म को फॉलो करना स्टार्ट किया। एंड इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अब इनकी ना कई दशकों से ऐसी डिमांड है कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। देखो हालांकि है तो रॉयल कम्युनिटी के साथ इनका लिंकेज, पर ऐसा बताया जाता है कि इनकी डिमांड रही है। एंड इनफैक्ट 1996 के अंदर इनको राजवंशी जो मैं बात कर रहा हूँ, इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे भी दिया गया था। बट बाद में पता क्या हुआ, बाद में बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट होने लग गए। क्यों? क्योंकि जब ऐसा देखा गया कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, उससे ज्यादातर सीट्स, चाहे मेडिकल कॉलेज के अंदर हो गया या इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हो गया, वो सारी सीट्स इनके पास ही जाने लगी शेड्यूल ट्राइब वाली। बाकी शेड्यूल ट्राइब के जो बाकी और कम्युनिटीज हैं, उनको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का। तो बाद में फिर सरकार ने बोला कि नहीं, इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा इनका हटाया जाता है। राइट, तो अब फिर से ये डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की। ठीक है, तो बार बार RGI, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के पास इनकी रिकमेंडेशन जाती है, बट वो यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। 6 कम्युनिटीज हैं इनके अंदर, जैसे आदिवासी, अहोम्स, चुटियास, मटक्स, मुरांस। ठीक है, ये आपको अलग अलग कम्युनिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनेशन के बारे में।
सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि आखिर ये क्लस्टर बॉम्ब या क्लस्टर मिशन होते क्या हैं। देखो ऐसा समझ लो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं, और अब जाके जब आगे ये फ्लाइट में जाएगा, आगे इसको कहीं पे आप रीजन पे लेके जाओगे, तो वहां पर ना इसको ओपन कर दिया जाएगा। तो नोटिस कर रहे हो ये कितने छोटे छोटे से बॉम्ब्स हैं। ये सारे बॉम्ब्स अलग अलग डायरेक्शन में जहाँ के गिरेंगे। कोई बॉम्ब इधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, कोई इधर नीचे, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे जाके गिरेंगे। और बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल, अगर मान लो आपने इसको सिविलियन वाले एरियाज में फेंक दिया, तो फिर कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, सबको यहाँ पे तहस नहस कर देगा, है ना। कई बार आर्मी के फॉर्मेशन के ऊपर भी इसको अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो ठीक है, युद्ध के टाइम मतलब ऐसा तो ठीक तो कुछ भी नहीं है, होना तो नहीं चाहिए इसका इस्तेमाल, बट पॉइंट आप ये समझो, सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है कि मान लो 10 साल 20 साल पहले कहीं पे इस तरह से क्लस्टर मिशन का इस्तेमाल किया गया, उस टाइम कुछ हो सकता है बॉम्ब ना फटे इसमें से, राइट। एंड आगे जाके जब कोई उसको बॉम्ब को ढूंढेगा तब जाके वो फट जाए। जैसे दिवाली पे नहीं आप लोग देखते होते कि कई बार ना बम फटते नहीं है, आप जाके देखते हो उसको कि यार ये फटा क्यों नहीं, और जैसे ही आप चेक करने जाते हो कि क्यों नहीं फटा, वो अचानक से फट जाता है। यहाँ पर अगर मान लो ऐसा होने लग गया, और होता भी है, ठीक है ना, कि कोई बॉम्ब फटा नहीं उस टाइम के ऊपर, एंड बाद में जाके फटता है। जैसे वियतनाम वॉर के बारे में बहुत बार ऐसी बातें होती हैं कि तब कुछ यहाँ पे बॉम्ब ऐसे थे जो उस टाइम फटे नहीं थे, वो बाद में जाके फटते रहे। तो इस तरह की समस्याएं बाद में जाके सिविलियंस को बहुत ज्यादा फेस होती हैं। इसको बोलते हैं हम क्लस्टर बॉम्ब्स। लॉन्ग टर्म रिस्क रहता है, जैसा कि लैंड माइंस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो इनको एयरक्राफ्ट से और मिसाइल से, आर्टरी से आप फायर यहाँ पे अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो इसको रोकने के लिए ना एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन। दरअसल में 2008 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था, एंड ये फोर्स में आई 2010 के अंदर। और ये बात करती है कि ट्रांसफर, प्रोडक्शन, स्टॉक फाइलिंग क्लस्टर बॉम्ब की नहीं होनी चाहिए। टोटल 112 स्टेट पार्टीज हैं एंड 12 और सिग्नेटरीज हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, और साथ ही साथ ना ही रशिया ना ही यूक्रेन इसके सिग्नेटरीज हैं। एंड उन्होंने बहुत सारे क्लस्टर बॉम्ब्स यूज करे ड्यूरिंग दिस जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है। ठीक है, ये बात तो समझ आई। अभी क्यों न्यूज में है? अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो लिथुएनिया है ना, उसने यहाँ पर विदड्रॉ कर लिया है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन से, वो बाहर आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी, ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि ये लिथुएनिया ने सही नहीं किया। पर लिथुएनिया का कहना है कि यार देखो, हमारे बगल में कौन है, हमारे बगल में है रशिया, तो कहीं ना कहीं हमें काफी दिक्कत होती है रशिया से, तो हमें ये चीज चाहिए। जैसे आप नोटिस कर पाओगे ना, आप बाल्टिक नेशंस के बारे में जानते होंगे, ये है लिथुआनिया, यहाँ पे लैटविया, इसके ऊपर आपको यहाँ पे एस्टोनिया आपको देखने को मिल जाएगा, और ये यहाँ पे रशिया के साथ बॉर्डर टच करते हैं, राइट। एंड बाकी आप जानते होंगे कि ये बाल्टिक स्टेट है नदर्न यूरोप के अंदर, और सोवियत रूल के अंदर था अंटिल 1991। ठीक है, ठीक है, मतलब पहले सोवियत के अंदर था, 1991 में इनको इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड नेटो एंड यूरोपियन यूनियन मेंबर की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे लिथुएनिया कोशिश कर रहा है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर यहाँ पे अपना अटैक यहाँ पे किया है, राइट। दोस्तों, आप लोग कह रहे थे प्लेस इन न्यूज स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल आज से हम प्लेस इन न्यूज स्टार्ट करेंगे। एक आपके सामने एक प्लेस इन न्यूज है, इसको आप पढ़ोगे, समझोगे, बताओगे कमेंट्स के अंदर कि ये आखिर ये न्यूज में क्यों थी, एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो सकते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, राइट। एक मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लेस इन न्यूज के साथ ही लिंक्ड है। आप इस जगह को नोटिस करिएगा, ये है वनाटू की। ठीक है, एक्चुअल में ना आप लोग जानते होंगे ललित मोदी जी, ललित मोदी के बारे में। कोई मैं जी बोल दूंगा तो कोई बोलेगा कि गलत बोल दिया, हाँ ठीक है, ललित मोदी, ठीक है, जो कि एक भगोड़ा है, एक इकोनॉमिक अफेंडर है, इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा बोला गया है। तो विनाटू ने बोला है कि इनका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल करने जा रहे हैं। एक्चुअली पता क्या था, पहले ललित मोदी जो था वो यूके में रहता था, राइट। बट वहां से उसने इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ा, एंड उसने वनाटू की सिटीजनशिप ले ली। और ऐसा कैसे ले लिया? क्योंकि वनाटू में एक प्रोग्राम है, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। इसके माध्यम से जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिटीजनशिप परचेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके, और ललित मोदी ने भी यही किया। तो उसके माध्यम के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इधर आते रहते हैं। बट इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं यार, ये तो भगौड़ा है ललित मोदी, तो इसको यहाँ पे वापस भेजो, आप लोग इसका पासपोर्ट कैंसिल करो। अब वनातू यहाँ पे इनका पासपोर्ट कैंसिल करने जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी ये प्रोसेस में आया है, अभी न्यूज में आया है। थोड़ा लोकेशन इसकी नोटिस करो वनातू की, तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये साउथ पैसिफिक नेशन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आपको और न्यूजीलैंड के आपको नॉर्थ में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 83 वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, जिसमें 65 आइलैंड्स के ऊपर लोग रहते हैं, और इसकी कैपिटल है पोर्ट विला, राइट। एंड मैं देख रहा था ललित मोदी का जो ट्विटर अकाउंट था या इंस्टाग्राम अकाउंट जो भी था, तो ललित मोदी ने फोटो डाली है उसके ऊपर, और कहा है कि यार वनाटू बहुत ही
शानदार जगह है, लोगों को आना चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत ही मस्त, बहुत ही पीसफुल जगह है। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट हमें प्लेसेस इन न्यूज़ पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था नाइपर रिवर के बारे में, तो क्या ये चौथी लॉन्गेस्ट रिवर है? देखो अफ्रीका के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर है सर? ये यूरोप के अंदर चौथी लॉन्गेस्ट रिवर है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। एआई कोच की बात करें तो डेफिनेटली मदद करेगा इस चीज़ के बारे में, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बैंगस वैली की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं, बल्कि आपकी ये श्रीनगर, मतलब यानी कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।